हेलो एवरीवन, आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। ओके बच्चों, तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, सी वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशंस हियर, फाइन, आर रिफ्लेक्सिव, ओके, सिमेट्रिक, फाइन, एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पे। हमें रिलेशंस को चेक करना है कि वेदर दे आर रिफ्लेक्सिव और नॉट, सिमेट्रिक और नॉट, एज वेल एज ट्रांजिटिव और नॉट। ठीक है, तो कुछ याद आ रहा है आप लोगों को कि कैसे सॉल्व करना है? तो ये हमने ऑलरेडी रिलेशंस एंड फंक्शंस वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। ठीक है, डू यू रिमेंबर? कुछ था, एक फॉर्मूला थी, कुछ उसका एक्सप्लेनेशन था। तो देखो यहाँ पे हमें ज़्यादा फॉर्मूलाज एंड ऑल से डील नहीं करना है। दिस चैप्टर इज टोटली रिलेटेड ऑन द लॉजिक। तो यहाँ पे हमें लॉजिक से काम लेना है। हमें सोचना है कि कैसे हम किसी रिलेशन के बारे में कह सकते हैं कि दिस इज़ रिफ्लेक्सिव और दिस इज़ ट्रांजिटिव और दिस इज़ सिमेट्रिक, राइट? और जब भी ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो हम कहते हैं कि रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ओके, दैट यू विल हैंडल इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल वे में बस देख लें कि कैसे हमें डिफाइन करना है कि ये जो पर्टिकुलर गिवन रिलेशन है इन द क्वेश्चन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, सिमेट्रिक और नॉट, एज वेल एज ट्रांजिटिव और नॉट। तो लेट्स सी what is given here. Relation R, always we define relation with this letter R in the set A. Now here the set A is given, defined as R equals to this one. Now here see R is defined, this relation is defined. Now in which form it is defined? ये defined है हमारा set builder form में। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में समटाइम्स क्या होता है ना कि कुछ लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है कि क्या है वहाँ पे, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे ही थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आए तो फटाफट क्या करो, आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिख दो। बट मैं आपको बता दूँ, रोस्टर फॉर्म में तभी लिख सकते हो जब हमारे पास डेफिनेट यहाँ पे डिफाइंड वाला जो है सेट होगा। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली डिफाइंड सेट है, 14 तक ही काउंट करना है, तो वी कैन डू, है ना? तो चलो हम पहले लिख लेते हैं कि रिलेशन का मतलब है क्या आखिरकार। सो हियर this shows, you know the symbol of this shows or implies that R equals to, now just see क्या लिखा है यहाँ पे, x, y such that 3x minus y equals to 0. Fine. When 3x minus y equals to 0, so what is the meaning of this one? This means 3x equals to y or not? Correct? That means हम जब भी किसी रिलेशन को लिखेंगे, यू ऑल नो रिलेशन क्या होता है, इट इज़ द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, सो हम कैसे लिखते हैं, ए बी फॉर्म में और एक्स वाई फॉर्म में। यहाँ पे एक्स वाई फॉर्म में है, चलो हम वही कंसिडर करते हैं यहाँ। तो एक्स कमा वाई, सो हियर व्हाट विल बी दिस वन विल बी इक्वल्स टू एक्स कमा 3x और नॉट। वाई आई हैव रिटन हियर 3x, क्योंकि y हमने यहाँ निकाला कि इस रिलेशन में ऐसे डिफाइंड है कि y विल ऑलवेज बी इक्वल टू 3x। तो जब y इक्वल टू 3x है तो यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे हम x कमा 3x भी लिख सकते हैं। परफेक्ट, ओके। तो चलो अब हमें इस रिलेशन को डिफाइन करना बहुत इजी हो गया है इन रोस्टर फॉर्म। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोई भी एक एलिमेंट से। तो जनरली क्या हम प्रेफर करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना है। ओके, हाउ टू राइट, फर्स्ट एलिमेंट इज 1। ओके, so 1 we will write here. Now what will the second element here? y. x के जगह पे अगर हमने 1 लिखा तो y क्या हो जाएगा, 3x, right? 3x मतलब क्या होगा यहाँ पे, 3 into 1, so that means 3. Correct. I think आप लोग भी लिख रहे हो मेरे साथ साथ, आप लोग भी सॉल्व कर रहे हो। Just try to solve by yourself also. जल्दी से फटाफट आप रिलेशन लिख लो, फिर मैच करो whether I'm writing the same thing or not. Okay? चलो, then next second one, what will be the second one? हमने ले लिया 2. सो 2 के लिए क्या होगा y यहाँ पे, 3 into 2, दैट मीन्स 6. परफेक्ट, देन व्हाट विल बी द थर्ड वन, ऑब्वियसली द थर्ड एलिमेंट इज हियर 3, सो व्हाट विल बी दैट, यस 3,9. देन व्हाट विल बी द फोर्थ वन, टेल मी, 4 इज द नेक्स्ट एलिमेंट, सो 4,12. नाउ टेल मी, कैन आई राइट 5 ऑल्सो हियर? इफ आई विल राइट 5 हियर तो क्या हो जाएगा ये, 5,15. बट जस्ट सी यहाँ पे 15
कहीं पे है सेट ए में? नहीं। तो जैसे ही 15 नहीं है तो हम लोग उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। वाई? बिकॉज ये जो है ये तब के लिए डिफाइंड है जब हमारे पास इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हों। तो जब 15 है ही नहीं तो हम y को कंसिडर नहीं कर सकते एज 15। ठीक है, तो ये हमारा सेट जो है यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन्स हमने इस सेट के लिए एक ऐसा ही रिलेशन डिफाइन किया है जिसमें ये 4 एलिमेंट्स हैं जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो दैट मीन्स अब जो हमें फाइंड आउट करना है कि वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और नॉट, सो विल डिफाइन ऑन दीज एलिमेंट्स ओनली। ठीक है ना? फाइन, गॉट इट? तो चलो अब मैं आप लोगों के लिए बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव के लिए वो फॉर्म जो कंडीशंस होते हैं जो कि मस्ट बी फुलफिल्ड, तभी हम किसी रिलेशन को बोल सकते हैं कि वो ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो वो लिखती हूँ। आई एम जस्ट राइटिंग ए शॉर्ट फॉर्म रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप लोग भी याद करो, रिकॉल करो क्या था वो टर्म। यस, रिफ्लेक्शन से याद रखना। सो इट इज A, belongs to R. Sometimes we may also write ARA, और क्या लिख सकते हैं? This is also the same thing. Either ये लिखो और ये लिखो, आप जिस भी फॉर्म में कंफर्टेबल हो राइट दैट फॉर्म। ठीक है, A, belongs to R. That means A is related to R for all. This is the symbol for all. So for all A belongs to A. A is here, capital A is set here. ठीक है, that means जो A है वो उस A का, इस सेट A का सारा कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, और सारे एलिमेंट्स के लिए ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे देखा कि 2, 6 है तो ये यहाँ पे 4 के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा। अगर ये 4 के लिए भी एप्लीकेबल होगा देन ओनली वी कैन से कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें ये चेक करना है A, इज इन दिस रिलेशन और नॉट, वेदर A, ये इस रिलेशन के अंदर है या नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स ये रिलेशन डिफाइंड है या नहीं है A, के लिए। ओके, तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा। फाइन, नाउ मैं पहले सारे के सारे आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में समझा दे रही हूँ कि सिमेट्रिक हम कैसे चेक करते हैं, ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे आगे। फाइन, तो चलो सिमेट्रिक में क्या करना है हमें? इफ A, B belongs to R, then B, A should also belongs to R. ठीक है, again for all AB belongs to the set A. Got it? That means अगर हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें कि 1 and 2, सपोज यहाँ पे 1 and 2 एलिमेंट है, दोनों ही 1 and 2 A में है। अगर 1, 2 यहाँ पे है इस रिलेशन में तो 2, 1 भी उस रिलेशन में होना चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्रिक का एक नोटेशन है और इसको चेक करने का कंडीशन है। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं? इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R, okay, ये दोनों कंडीशन if it is there in the particular relation, अगर ये दोनों हैं तो then, okay, A, C पहला वाला और ये आखिरी वाला A, C should also belong to that particular relation R. Again, for all, always remember for all, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर वाले नंबर को भी हम चेक करेंगे, ये A, B, C सारे के सारे A में होने चाहिए, उन्हीं के लिए हम ये रिलेशन को चेक करते हैं। ठीक है, तो ये 3 हमारे बुलेट पॉइंट्स हैं। These 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को हमें यहाँ चेक करना है। ठीक है, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बारी के बारी नहीं लिखूंगी बिकॉज वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है और समझ में आ गया है। ठीक है ना, तो अब हम चेक करते हैं कि कैसे इन सारे कंडीशंस को पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए चेक किया जाता है। गॉट इट? चलो अब हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। ओके, नाउ जस्ट सी क्या है कंडीशन, A, शुड बिलोंग टू द पर्टिकुलर रिलेशन। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या कोई भी 1, इज देयर? सी दिस 1, क्योंकि पहला एलिमेंट तो 1 है तो वी विल चेक विथ 1 ओनली। सो 1, बिलोंग टू दिस R और नॉट?
कोई भी देख के बता देगा नहीं है भाई यहाँ पे, तो दैट मीन्स इट डज नॉट बिलोंग टू आर, इजंट इट? अगेन चेक करो 2,2 है क्या इसके अंदर? आई एम श्योर आप सबका आंसर होगा नो, दैट मीन डज नॉट बिलोंग्स टू आर अगेन, एंड सो ऑन, इजंट इट? दैट मीन्स 1 2 3 4 5 देन अगेन 14, किसी के लिए भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर सपोज यहाँ पे किसी और के लिए सेटिस्फाई करता भी, इन केस यहाँ पे होता सपोज 4,4, तब क्या हम बोलते हैं इसको रिफ्लेक्सिव? नहीं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे सारे एलिमेंट के लिए फॉर ऑल, ऑलवेज रिमेंबर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए शुड बी देयर, ठीक है? तो अगर ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल हियर ए, दैट मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ? चलो इसको यहाँ पे नहीं भी लिखा हमने, तो हम क्या कर सकते हैं? दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे a, लेते हैं, ठीक है, कोई भी एलिमेंट के लिए, डज इट बिलोंग टू दिस रिलेशन आर? ऑब्वियसली नॉट। सो व्हाट वी विल राइट? डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर फॉर ऑल। इनफैक्ट यहाँ पे किसी के लिए भी नहीं मैच कर रहा, सो व्हाट विल राइट? फॉर ऑल a बिलोंग्स टू दिस सेट A. Therefore, the particular relation R is not reflexive. Got it? That means R is not reflexive here. ठीक है? जब R यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हमारे रिफ्लेक्सिव की कहानी यहाँ पे खत्म हुई। अब चलो स्टार्ट करते हैं हम सिमेट्रिक वाली स्टोरी। फाइन, अब सिमेट्रिसिटी हमें कैसे चेक करनी है? सिमेट्रिसिटी के लिए क्या होना चाहिए? ए बी एंड बी ए, ऑलवेज रिमेंबर। दैट मीन्स जस्ट अपना जो होता है ना, जब हम बीच में से लेते हैं सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं, तो ए बी तो बी ए को भी चेक करना है, राइट? तो यहाँ पे सपोज कोई भी एग्जाम्पल ले लो, चलो इसके अंदर है पहला एलिमेंट 1 3, इसको ही चेक करते हैं। इफ हियर एज, यहाँ पे इफ नहीं लिखेंगे बिकॉज ऑलरेडी इट इज देयर, सो एज 1 3 बिलोंग्स टू आर, है ना, और 1 3 दोनों ही ए में है, कंडीशन फुलफिल हो गया है पहला वाला। देन यहाँ पे कायदे से 3 1 भी होना चाहिए इस रिलेशन में, बट 3,1 does it belong to this R? Obviously not. That means 3,A does not belong to this relation R. Therefore, we can say that A, B here for A, B belongs to R. B, A does not belong to R for all AB belongs to the set A. ओके, दैट मीन्स हियर वी कैन जस्ट एक्सप्रेस दिस कंडीशन कि किसी भी यहाँ पे ऐसे के लिए जहाँ पे ए बी इस रिलेशन में है लेकिन बी ए इज नॉट अवेलेबल, राइट? तो अगर ये नहीं है तो क्या होगा? ये क्लियर? यस, दैट मीन्स देयरफॉर द रिलेशन आर, क्योंकि यहाँ रिलेशन आर को हमने आर में एक्सप्रेस किया है, सो रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? तो सिमेट्रिक भी हमारा डन हो गया। नाउ द लास्ट वन इज व्हाट? ट्रांजिटिव, इजंट इट? तो चलो हम ट्रांजिटिव देखते हैं। अब ट्रांजिटिव कैसे चेक किया जाता है? रिमेंबर यहाँ पे 2 कंडीशन ऑलरेडी रहते हैं, तो हमें थर्ड को चेक करना होता है। दैट मीन्स अगर A एंड B is there in the relation as well as B and C is also in the relation, then we will check about A and C. तो चलो एक ऐसा कोई भी आप पे देख लो कि इसमें कौन से ऐसे मैच कर रहे हैं। जैसे A B, सपोज हमने 1 3 को ही लिया, here 1 3 belongs to R and अब A B हो गया, तो B यहाँ पे क्या है? 3, करेक्ट? सो 3 9 इज देयर, सो 3 9, टेल मी 3 9 तो वो कंडीशन फुलफिल कर ही रहे हैं ना, तभी हमने लिखा है रिलेशन के अंदर। सो 3 9 ऑल्सो बिलोंग टू R, राइट? बट टेल मी अब यहाँ पे A क्या है? 1 और C क्या है? दिस 9। सो डज 1 9 बिलोंग्स टू दिस R और नॉट? बिलोंग्स टू दिस R का मतलब क्या है? आइदर आप चेक करो रोस्टर फॉर्म में कि ये है या नहीं है। ऑब्वियसली नहीं है, और अगर रोस्टर फॉर्म में किसी ने नहीं लिखा है और यहीं से लिखना चाह रहे हो तो क्या ये कंडीशन x इक्वल्स टू 3y या सॉरी 3x इक्वल्स टू y वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है? दैट मीन्स यहाँ पे एट द प्लेस ऑफ 9 क्या होना चाहिए था? 3, बट ये तो ऑलरेडी यहाँ है, बट 1 9 तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, राइट? दैट मीन्स दिस इज not inside the relation R. Correct. This shows for A, B belongs to R and B, C belongs to R. A, C does not belong to R for all A, B, C belong to A. Got it? ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि हाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस, ठीक है? तो देयरफॉर व्हाट वी कैन से,
the relation R is not transitive. See, understood? तो that means यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो पर्टिकुलर रिलेशन डिफाइन किया गया है ये ना ही हमारा रिफ्लेक्सिव है, ना ही हमारा सिमेट्रिक है और ना ही हमारा ट्रांजिटिव है. ओके, दैट मीन्स ये तीनों के तीनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा. दैट मीन्स ये हम क्या बोलेंगे, दैट दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव. गॉट इट? अंडरस्टूड हाउ टू डू दिस? और ऑलवेज रिमेंबर हमें क्या करना है, पहले अगर रोस्टर फॉर्म में लिखे हो तो जस्ट चेक विथ एनी एलिमेंट. अगर एनी एलिमेंट हमने चेक कर लिया ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हम उसको जनरलाइज करते हैं. जनरलाइज क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए हमें अगर जनरलाइज नहीं किया है तो दैट इज़ नॉट द प्रॉपर सोल्यूशन. तो ये जनरलाइज करने के लिए हमारे पास ये दोनों जो लाइन्स हैं वो रिटन है यहाँ पे. गॉट इट? यहाँ पे हमने एग्जाम्पल से देखा, फिर जनरलाइज किया, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल से देखा, देन हमने जनरलाइज किया है. एंड हियर ऑल्सो द सेम थिंग. ओके, सो शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अंडरस्टूड? इट इज क्लियर? ओके बच्चों, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये है क्वेश्चन नंबर 2. और यहाँ भी हमें वही करना है, हमें डिटरमाइन करना है कि वेदर द गिवन रिलेशन फॉर द गिवन सेट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और नॉट. ओके, तो रिलेशन R एंड R इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर कंडीशन. ठीक है, फॉर सेट n, यहाँ पे सेट n क्या है? नेचुरल नंबर्स, राइट? दैट मीन्स ये किस सेट के लिए डिफाइंड है रिलेशन? n के लिए, जो कि यहाँ पे है नेचुरल नंबर्स, राइट? अब रिलेशन R में क्या है? x, y सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4. सो दो कंडीशन यहाँ पे दिए हुए हैं हमें. आपको पता है कि रिलेशंस में हम सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं जो कि ऑर्डर्ड पेयर होता है. दैट्स वाई हियर इट इज रिटन एज x, y सच दैट, अब जो ये y है वो कुछ नहीं बल्कि x प्लस 5 है. दैट मीन्स जो भी यहाँ नंबर हम लेंगे नेचुरल नंबर, बिकॉज ये नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है, जो भी नेचुरल नंबर लेंगे उससे ये 5 बड़ा होगा दूसरा. ठीक है, तो अब चेक करते हैं. सबसे पहले एक काम करें, हम रिलेशन R यहाँ पे जो कि है यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में, इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं. ओके, सो R विल बी व्हाट हियर? टेल मी. सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या है? आप सबको पता है, यस 1. सो 1 कमा व्हाट विल बी देयर? x प्लस 5. तो क्या हो जाएगा ये? सी यहाँ पे जो है सिंस y इक्वल्स टू x प्लस 5 इज गिवन. ठीक है, दिस शोज जो हमारा प्रोडक्ट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट वो x कमा x प्लस 5 के फॉर्म में होगा या नहीं होगा, राइट? देयरफॉर यहाँ पे 1 कमा क्या हो जाएगा? 1 प्लस 5 6. डन. नेक्स्ट 2 अगर लेते हैं, 2 कमा क्या हो जाएगा? 2 प्लस 5 दैट इज परफेक्ट 7. नेक्स्ट इफ 3 आई विल राइट 3 कमा क्या हो जाएगा? यस 3 प्लस 5 दैट इज 8. अब टेल मी वेदर आई शुड राइट 4 और नॉट? नहीं. क्यों? बिकॉज x इज लेस देन 4 हियर. यहाँ पे दे दिया गया है सेकंड कंडीशन की जो हमारा x है, x की वैल्यू है वो 4 से छोटी होगी. जैसे ही x की वैल्यू 4 से छोटी होगी उसका क्या मतलब होता है? करेक्ट, कि हम 3 तक ही जाएंगे. तो दैट्स वाई ये हमारा गिवन रिलेशन है. डन. ओके, तो ये जब हमारा गिवन रिलेशन है तो अब मुझे बताओ कि हम अब करेंगे क्या? आप सबको पता है, आप बोलोगे मुझे कि मैम लेट्स चेक द रिफ्लेक्सिविटी. ओके, डन. अब अगर हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? आप सबको पता है कि रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक करते हैं? करेक्ट, a कमा a शुड बिलोंग टू द रिलेशन R. अब मुझे बताओ यहाँ पे a कमा a वेदर इट इज बिलोंगिंग टू द रिलेशन R. लेट्स सी. इफ हियर यू कैन से, हियर देखो a कमा a मतलब या तो आप जनरलाइज करो या तो फिर एग्जाम्पल देखो. यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में हमने लिख लिया है तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि कोई भी डबलेट मौजूद नहीं है यहाँ. ना ही यहाँ 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, ना 4 4 है, नथिंग. 4 4 तो ले नहीं सकते बिकॉज x क्या है वो लेस देन 4 है. दैट मीन्स किसी के भी डबलेट यहाँ मौजूद नहीं है. जैसे ही हम बोलेंगे कि डबलेट यहाँ पे नहीं है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव. तो हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सिंस 1 1 2 2 3 3 does not belong to relation R, or we can say that a comma a does not belong to relation R as, क्यों? ये जनरलाइज मैंने कैसे कर दिया? क्योंकि a cannot be equal to a plus 5. ये कहाँ से लिखा मैंने? सी द रिलेशन का जो कंडीशन है, दिस रिलेशन, द कंडीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज व्हाट? y इक्वल्स टू x प्लस 5, राइट? तो इट विल बी बेटर कि मैं यहाँ पे a कमा a ना लिखकर x कमा x लिखूँ. ओके,
मैं यहाँ क्यों x, x लिख रही हूँ? बिकॉज he always try to write in the same form in which form the question is given. ठीक है, तो x, x here does not belong to relation R. Why? Because जो भी वैल्यू होती है x वो हमेशा x के तो इक्वल ही रहेगी ना, कोई अपने आप से तो सेम ही रहता है, अपने आप से तो कोई 5 साल बड़ा नहीं हो सकता, 5 नंबर बड़ा नहीं हो सकता. That's why x cannot be equals to x plus 5. That's why we cannot say that x is, x belongs to this relation R. और जैसे ही ये कंडीशन हमारे पास आती है तो इसका क्या मतलब होता है? This shows or this implies that yes, the relation R is not reflexive. Got the idea? It is not reflexive. पहला वाला कंडीशन डन. अब चलते हैं हम सिमेट्रिसिटी की तरफ. ठीक है, तो चलो यहाँ चेक कर लेते हैं सिमेट्रिसिटी. ओके, सिमेट्रिसिटी के लिए आप बताओ मुझे क्या करना होता है? वेरी गुड. A, B, if it is there in relation R, then B, A should also be present in the relation R. That means B should also be related to, yes, A. Okay, now just assume that if A, B, क्या लिखेंगे यहाँ पे at the place of A, B? We will write X, Y belongs to relation R. Then what is the meaning of this? That means Y is nothing but X plus 5. This shows X equals to क्या होता है यहाँ पे? Y minus 5, जो कि कभी भी हमारे Y plus 5 के बराबर नहीं हो सकता. जब ये नहीं हो सकता, this shows that y, x cannot belong to this relation R, right? Therefore, here R is not symmetric. ये देखो, आप मुझे बोलोगे मैम आपने ऐसे जनरलाइज क्यों कर दिया? हमें आंसर हमेशा जनरलाइज फॉर्म में देना चाहिए. बट सी यहाँ पे अब बोल सकते हो आप कि यहाँ पे आर तो हमने लिख लिया है. ओके, तो दैट्स वाई यहाँ तो हमने दिखा दिया कि डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए हम ऐसे किए हैं. यहाँ पे सेम चीज़ें अगर आप चाहो तो यहाँ पे दिखा सकते हो. और व्हाट वी कैन डू, एज हियर 1, 6 इज देयर इन रिलेशन आर, बट 6, 1 इज नॉट देयर. अगेन 2, 7 यू कैन सी कि ये है यहाँ, बट 7, 2 नहीं है. अगेन 3, 8 इज देयर, बट 8, 3 इज नॉट देयर. दैट्स वाई ऑल्सो वी कैन से दैट A, B here is not equal here present, but B, A is not there in the relation R. So उससे भी हम डिफाइन कर सकते हैं. और another explanation क्या है? C 1, C belongs to relation R, but 6, 1 does not belong to relation R. Therefore, R is not symmetric. Got the idea? आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो और ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो. दोनों ही तरीके से ये सही है. बिकॉज देखो ये वाला कंडीशन भी यहाँ पे गिवन है. और जनरल अगर हम सोचें तो जनरली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में तो ये रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा है. रोस्टर फॉर्म में तो आपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, राइट? तो दैट्स वाई वी कैन एक्सप्रेस इन दिस वे ऑल्सो. डन? गॉट द आइडिया कैसे हमें करना है? जब क्वेश्चन हमारा रोस्टर फॉर्म में होगा तो फिर आप नंबरिंग में ऐसे लिख सकते हो, रोस्टर फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो. जब ये जनरलाइज यहाँ पे जब सेट बिल्डर फॉर्म में होता है, जनरलाइज फॉर्म में, देन यू हैव टू ऑल्सो जनरलाइज योर आंसर. गॉट द आइडिया? वेरी गुड. सो दिस इज द वे टू राइट दैट दिस इज नॉट सिमेट्रिक. अब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? गुड, वी हैव टू चेक अबाउट द ट्रांजिटिविटी. सो लेट्स चेक अबाउट ट्रांजिटिविटी. अब ट्रांजिटिविटी में हम क्या करते हैं? यस, हमें चेक करना होता है कि इफ़ A, B इज देयर एंड B, C इज देयर, देन A, C शुड ऑल्सो बी देयर. अब यहाँ पे चेक करो कि क्या ऐसी चीज़ें हैं. अब देखो 1, 6 इज देयर, बट आई कांट सी एनीथिंग स्टार्टिंग विथ 6. आप देख सकते हो क्या 6 से कुछ स्टार्ट हो रहा है? नहीं, राइट? आपको भी कुछ नहीं दिख रहा. तो दैट मीन्स 1, 6 इज देयर, बट 6 से रिलेटेड कोई चीज़ें वहाँ है ही नहीं. दैट मीन्स B, C इज नॉट देयर. तो जब भी ऐसी बात आएगी, दैट मीन्स इफ AB इज देयर बट BC इज नॉट देयर, देन वी कांट चेक AC, है ना? अगर हमारे पास दूसरा कंडीशन है ही नहीं जो कि होना चाहिए, तो हम तीसरे कंडीशन की तो बात ही नहीं कर सकते. दैट मीन्स उस केस में हम कह देंगे कि यस दिस इज ट्रांजिटिव, क्योंकि वो वहाँ पे है ही नहीं. सी अब यहाँ पे आप बोलोगे लेकिन वो नहीं है तो हम क्यों बोलेंगे ट्रांजिटिव? सी यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन आता है. बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं और इसका आंसर छटाछट लिख देते हैं वो कि वो ट्रांजिटिव नहीं है. बट रुक जाओ, इसके पहले आप इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लो. जब हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना होता है तो हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट विल चेक.
वी विल चेक अबाउट ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं तो इसमें सारे नंबर्स 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड सो ऑन, दैट मीन्स सबके डबलेट्स होने चाहिए थे। गॉट इट। रिफ्लेक्सिव के लिए हम सारे एलिमेंट्स इन द गिवन सेट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ डबलेट, ओके। तो रिफ्लेक्सिव हमें वहाँ पे क्रॉस करना है कि वो है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए जो गिवन ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, दैट मीन्स सी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ यही ऑर्डर्ड पेयर हैं, ओके। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे हम लोग 2 3 क्यों नहीं लिए, 4 5 क्यों नहीं लिए। सी वो नहीं ले सकते क्योंकि उस रिलेशन के अंदर वो फुलफिल नहीं करता है, तो हम वो रिलेशन लिख ही नहीं सकते हैं वैसे। तो रिलेशन में जो भी चीज़ें आएंगी हम बस उन्हीं के लिए चेक करते हैं कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। दैट मीन्स अगर वहाँ पे ए बी मौजूद है तो बी ए भी होना चाहिए, ठीक है। अगर ए बी है ही नहीं तो हम चेक ही नहीं करेंगे बी ए के बारे में, तो हम बोल देंगे कि वो रिफ्लेक्सिव, वो सिमेट्रिक है, राइट। बट यहाँ पे हमें वो चीज़ें देखनी होंगी कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर है बस उनके लिए हमें चेक करना है। तो सिमिलरली हमें ट्रांजिटिव के लिए भी जो ऑर्डर्ड पेयर गिवन है उनके लिए ही चेक करना है, अगर वो है तो ही हम बोल सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट में यहाँ बुलेट पॉइंट समझ लो, ये हमेशा याद रखना कि जब भी इफ़ A, B belongs to this relation R and B, C also belong to relation R, but A, C does not belong to this relation R, then the relation R is not transitive. आप बोलोगे मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये तो सेम ही बात है। सी सेम बात है बट मैंने उसको यूँ लिखा है कि आप कभी भूलोगे नहीं। आपने ये अभी तक पढ़ा था कि इफ़ ए बी इज़ देयर, बी सी इज़ देयर, देन ए सी शुड ऑल्सो बी देयर, देन वी कैन से दैट इज ट्रांजिटिव। बट सुन लो, हम क्या करेंगे, इसका उल्टा याद रखेंगे। If AB is there belongs to R, that means AB is there in R, BC is also there in R, but AC is not there in R, then we can directly say that the relation is not transitive. अगर ये कंडीशन नहीं है तो हम आराम से कह सकते हैं कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव। बस इसी एक कंडीशन में जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आप बताओ, मुझे यहाँ पे ए बी है बट बी सी है ही नहीं, तो शुड वी चेक? नहीं, हम चेक नहीं करेंगे और बोल देंगे कि यस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। गॉट द आइडिया? Very nice. So what we can say, since here x comma y belongs to R but y comma z does not belong to R, therefore what we can say, R is, the relation R is transitive. Got it? Or in other form also you can say, here 1 comma 6 belongs to R but no other ordered pair is present which starts with 6, therefore TR is transitive. Got the idea? Either आप इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, मैं आपको बोलूँगी यू शुड प्रेफर दिस फॉर्म। जनरलाइज्ड है तो दैट्स व्हाई हम भी जनरलाइज्ड फॉर्म लेंगे। गॉट द आइडिया? हियर x comma y belongs to R but y comma z does not belong to relation R, that's why we cannot say that whether x comma z is there or not, so that's why R is transitive. Understood? तो that's why हमारा आंसर क्या हो गया? Here is the answer. Hence relation R is not reflexive, or you can say neither reflexive nor symmetric but transitive. This is our answer. Done? Very nice. Now you should understand कि how we are checking reflexive, symmetric as well as transitive. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सब पार्ट है क्वेश्चन 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे भी हमें सेम ही कुछ करना है। यहाँ पे भी हमें बताना है कि फॉर द गिवन सेट, यहाँ पे सेट क्या है, a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सिर्फ 6 एलिमेंट है सेट A के अंदर, एंड रिलेशन इज गिवन एज दिस x comma y such that y is divisible by x। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन इज ऑल्सो डिफाइंड, सेट इज ऑल्सो डिफाइंड। हमें यहाँ फाइंड करना है कि इस रिलेशन के लिए क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा या नहीं।
ठीक है, तो सेम ही तरीके से हमें आगे बढ़ना है यहाँ पे। बट आप लोगों ने, आई थिंक कुछ लोगों ने स्टार्ट भी कर लिया होगा इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना, इजंट इट, क्योंकि आपके दिमाग में ये लग रहा होगा कि सबसे पहले जब भी रिलेशन जो है वो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है तो हमें उसके रोस्टर फॉर्म में ही लिखना होगा समझने के लिए। बट रुक जाओ, मैं आपको बता दूं, इट इज़ नॉट ऑलवेज कंपल्सरी एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड भी। मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको समझाया था ना कि समटाइम्स हम क्या होता है कि जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है, तो वी विल अवॉइड राइटिंग रोस्टर फॉर्म जहाँ पे कि हमें दिख रहा है कि ज़्यादा लंबा जा सकता है। बट आप बोलोगे कि यहाँ तो लेकिन ए में 6 ही नंबर है तो ये क्यों लंबा जाएगा, बट वो रिलेशन कैसा हमने डिफाइन किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इजंट इट। और रिलेशन में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, डू यू रिमेंबर कोई फॉर्मूला? यस, कार्टेशियन फॉर्म, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका नंबर आपको पता है ना, अगर हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट जितने होते हैं वो 2 का उतना पावर हो जाता है हमारे पास रिलेशन, राइट, तो उतने नंबर्स आ सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है हमेशा हम उतना बड़ा नंबर लिखें यहाँ पे? नहीं ना। सो दैट्स वाई क्या करेंगे, वी विल नॉट राइट हियर इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है, बिकॉज जस्ट सी, एक जस्ट हिंट ले लो, x, y विल बी हियर इन सच अ वे दैट y इज डिविजिबल बाय x। जो सेकेंड वाला एलिमेंट है वो हमेशा फर्स्ट वाले से डिविजिबल होगा। तो टेल मी 1, 1 लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, बिकॉज एक तो हमेशा एक से होता ही है ना डिविजिबल। 2 भी जो है 1 से डिविजिबल होता है, 3 भी 1 से होता है, दैट मीन्स 1, 1, 1, 2, 1, 3 एंड सो ऑन, वी हैव टू राइट टिल 6। अगेन 2, 2 भी लिखना होगा, 3, 3 भी लिखना होगा एंड सो ऑन, दैट मीन्स सो मेनी एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो उतना एलिमेंट हम अवॉइड करते हैं लिखना, राइट। तो चलो हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिविटी। जस्ट नाउ आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल कि 1, 1 होगा या नहीं, 2, 2 होगा या नहीं, तो आप सबको समझ में आ गया है कि हाँ 1, 1 भी हो सकता है, 2, 2। क्यों? व्हाट इज़ द रीजनिंग बिहाइंड दिस? क्योंकि हम लोग ऐसे दिखा नहीं रहे हैं यहाँ पे कि ये है या नहीं है आर में, तो हमें जनरलाइज आंसर करना होगा। तो क्या लिख सकते हैं कि कोई भी नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है, दिस इज यूनिवर्सल फैक्ट, राइट। तो अगर ये होता है तो हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं ना। चलो वी विल राइट एज ऑल numbers, we can write in the short NOS, that is numbers, as all numbers are divisible by itself, as all numbers are divisible by itself, तो therefore a, that means a is always divisible by a, right, है ना। तो a कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 6 भी हो सकता है, a, 5, 4, anything, so that's why a will always fulfill this relation, that means it belongs to this relation for all a belong to the set A here, isn't it? तो अगर हमारा ये वाला condition fulfill होता है, that means this shows that the relation R is defined here, so relation R is reflexive. Fine, understood? Now let's move to second one. What is that? Symmetricity. How to check the symmetricity? A, B अगर है तो B, A भी होना चाहिए, right? Just check in your mind. जब आपको लगे कि जनरलाइज करना है बट नहीं समझ में आ रहा, पहले चेक तो कर ले कि है या नहीं, आपको नहीं समझ में आया। तो कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, 1, 2 सपोज हमने लिया। अब बताओ 1, 2 में 2 इज डिविजिबल बाय 1 है ना। ये अगर हम 1, 2 लेते हैं तो ऑलवेज 2 इज डिविजिबल बाय 1, बट अगर हमने इसको उल्टा कर दिया 2, 1, नॉट टेल मी 1 इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। पता है ना डिविजिबिलिटी का क्या होता है हमारे पास कंडीशन, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे तो 1 अगर हम 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 0.5। तो ये हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, डिविजिबल नहीं है वो, राइट। सो इट कैन नॉट बी पॉसिबल। तो ये समझ में आ गया सिमेट्रिक नहीं है ये, है ना। तो अगर सिमेट्रिक नहीं है तो इसको जनरलाइज कैसे करेंगे? जस्ट चेक इन योर माइंड, क्या कर सकते हैं, सोचो। जस्ट स्टार्ट विथ हियर A, B belongs to R, ठीक है, A, B हम लिख सकते हैं R में। This shows B equals to what? N into A or not? N into A का क्या मतलब है यह? For all N belongs to N। अब बताओ, जब मैंने ये पूरा लाइन कंप्लीट किया तब मैं पूछूंगी आपसे क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब समझ में आया। N into A multiplied by A for all N belongs to natural number। natural number का क्या मतलब है? 1, 2, 3, 4 till infinite। और यहाँ पे हमने B को लिखा है N, A, ठीक है। तो N, A का क्या मतलब है यहाँ पे? दैट मीन्स ये कोई मल्टीप्लायर है ना, कोई मल्टीप्लायर है A के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लायर है यहाँ पे, इसके साथ साथ हमें ये भी कंडीशन लगा देना पड़ेगा कि जो B है वो 6 से बड़ा नहीं है, राइट, एंड B इज
लेस देन इक्वल टू 6। क्यों लगा दिया? बिकॉज n जो है नेचुरल नंबर है वो हमें पता है, बट ये इन्फानाइट तक जाता है, बट हमारा जो b है कैन नॉट गो टिल इन्फानाइट, ठीक है ना। तो अगर हम 6 लेंगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाय अगर 3 कर दिया तो क्या हो जाएगा वो 18, बट 18 इसके अंदर नहीं हो सकता है, राइट, क्योंकि हमें जो लेना है सेट वो 6 तक ही लेना है, ठीक है ना, अंडरस्टूड। तो दैट्स वाई हम लिखेंगे ऐसे, क्योंकि इसका मतलब ही यही हुआ कि b इज डिविजिबल बाय a, और वो तभी होगा जब ये मल्टीप्लायर के फॉर्म में रहता है। यहाँ n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि कब तक वो 6 तक जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, ये हमने ऐसे कंडीशन लिख दिया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर हम a को लिखेंगे, क्योंकि हमें चेक करना है a, b, a हियर, तो a का क्या वैल्यू होगा? b बाय n, ठीक है। अब b बाय n अगर हमने लिख दिया, दैट मीन्स व्हाट इज दिस? इज 1 बाय n अ नेचुरल नंबर? नो, उसी कंडीशन में होता है जब ये 1 होता है, ठीक है, ओनली इन द कंडीशन ऑफ 1, और 1 वाला कंडीशन हमने ऑलरेडी यहाँ चेक कर लिया कि वो रिफ्लेक्सिव है। बट सिमेट्रिक के लिए अगर हमने यहाँ पे 2 ले लिया है तो क्या होगा? ये 1/2, तो क्या होगा? वो फ्रैक्शन, ये हम नहीं कर सकते हैं, राइट। देयरफॉर b, a क्या हम बोलेंगे? डज नॉट बिलोंग टू R फॉर ऑल a, b belongs to a, understood? And this means, this shows that this relation R is not symmetric. Got it or not? समझ में आई ना बात ये वाली कि कैसे हमने किया है? यहाँ जनरलाइज करने के लिए अगर आप सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हो 1 2 का 2 1 तो समझ में आ रहा है इजीली, बट जब हम जनरलाइज करते हैं तो ओनली द वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट, और यही आपको करना है जब भी ये हमारा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव है तो आप डायरेक्टली चेक कर लो और लिख दो आंसर येस और नो, राइट, बट जब हमें सब्जेक्टिव में करना है तो वे शुड बी प्रॉपर, और यहाँ पे कुछ नहीं, बस हमें लॉजिक यूज करना है, राइट। चलो अब हम चलते हैं ट्रांजिटिविटी की तरफ, ठीक है। चलो ट्रांजिटिविटी में क्या करना है? यू ऑल रिमेंबर, ए बी होगा, बी सी भी होगा अंदर, तो फिर हमारा ए सी भी होना चाहिए। चलो चेक करते हैं फिर हम लोग, ए बी हियर फॉर a, b belong to R, this shows अगर a, b is in R तो क्या मतलब है इसका? कि v will be equal to, correct, na for all n belongs to natural number and b should be, yes, less than equal to 6, ठीक है, ये कंडीशन हमेशा रहेगा, ठीक है ना। अब चलो फॉर ऑल, और सिंपल लिख दो फॉर ऑल a, b belongs to R, ठीक है। अगर आप b लेस देन इक्वल टू 6 नहीं भी लिखना चाहो तो बस लिख सकते हैं हम लोग a, b belongs to this not R, this a. Why? Because this set is defined here a till 6 only. Understood? ठीक है। Now similarly and I'll write here b, c, क्योंकि ये 2 कंडीशन होने चाहिए, है ना। तो चलो 2 कंडीशन चेक कर लेते कि कौन सा हम ले सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे 1 2 लिया, ठीक है, और हमने 2 4 लिया, बताओ 2 4 ये रिलेशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है? बिकॉज दिस इज ए बी, बी सी हमने ले लिया, ठीक है ना, ए बी लिया एंड बी सी ले लिया, ओके। तो 2 इज डिविजिबल बाय 1, 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब हमें क्या लेना है थर्ड वाले स्टेप में? 1 एंड 4। अगर हमने 1 4 लिया तो टेल मी कि ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं? ऑफ कोर्स हो रहा है, बिकॉज 4 इज डिविजिबल बाय 1, राइट, ठीक है। तो अब इसको जनरलाइज फॉर्म में हम लिखने के लिए क्या कर रहे हैं? एक ऐसा मेथड लेते हैं जिससे हम सारे के सारे के लिए सॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है। सो b, हमने यहाँ पे c लिया है, belong to R. अगर b, c is there inside this relation, then this shows what it shows कि c equals to क्या होगा? चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं दूसरा एक मल्टीप्लायर b, m, ठीक है। तो m इंटू b, क्यों हमने m लिया? बिकॉज c हम लोग ऑलवेज नहीं ले सकते कि ये n ही होगा। जस्ट इन दिस एग्जाम्पल ले लो, 1 इंटू 2 है यहाँ पे, तो चलो हमने वैसे फॉर्म में लिया है कि 2 ही है हर जगह, राइट, बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि वो 3 भी हो, फाइन, कुछ भी हो सकता है, तो हमने एक डिफरेंट मल्टीप्लायर ले लिया है। एंड दैट फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n, एंड यहाँ देखो मैं ये कंडीशन नहीं लिख रही हूँ, मैंने आपको समझाया ना कि वो कंडीशन छोड़ भी सकते हो, लेकिन आपको लिखना होगा a, b बिलोंग्स टू द सेट गिवन एज a, ठीक है। तो ये लिख लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें चेक करना है ए सी के लिए। तो ए सी के लिए दैट मीन्स हमें सी और ए में रिलेशन पता करनी चाहिए। अगर सी विल बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कि मल्टीप्लायर के साथ ए वहाँ पे है तो क्या होगा? ये फुलफिल करेगा कंडीशन। तो लेट्स चेक। अब हमारे पास बी एंड सी है, तो कैन वी राइट सी इक्वल्स टू हियर एम बी इज गिवन, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ बी ओवर हियर। तो क्या होगा? ये एम इंटू
b की वैल्यू क्या है, एन ए, ठीक है, एन ए लिख दिया हमने. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दैट c इज नथिंग बट m इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई a. अब ये m भी नेचुरल नंबर है, n भी नेचुरल नंबर है. टेल मी नाउ, दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, नेचुरल नंबर ही होता है. 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 1 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, 2 and 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा. ऑल आर कमिंग अंडर नेचुरल नंबर्स ओनली. सो दैट्स व्हाई हियर c इक्वल्स टू दिस multiplier that is also natural number into a. This shows that a comma c belongs to R or not? Perfect. It belongs to R for all a, b and c belongs to the set A. Right? जब हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो गया है और ये जनरलाइज फॉर्म में है तो क्या कह सकते हैं हम, yes, this shows that relation R is ट्रांजिटिव. ओके, अंडरस्टूड. नाउ यू आर गेटिंग दिस कि कैसे हमें लिखना है जनरलाइज फॉर्म में. हमें ऑलवेज एग्जाम्पल से बस समझ लेना है, ऑब्जेक्टिव के लिए इट्स फाइन, बट व्हेन वी आर जस्ट सॉल्विंग इन सब्जेक्टिव फॉर्म तो ऐसे ही हमें लिखना होगा. ओके, डन. ओके, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. सेम चीज़ें यहाँ पे भी करनी है हमें. लेट्स सी क्या है सेट यहाँ पे. हियर द रिलेशन आर इन द सेट जेड. ओके, जैसे ही मैंने बोला जेड ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, राइट, ऑल इंटीजर्स. ठीक है, z मीन्स ऑल इंटीजर, दैट मीन्स या नंबर लाइन की दोनों साइड ही होता है, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर ऑल्सो देयर. ठीक है, दैट मीन्स ये सबके लिए, सारे इंटीजर्स के लिए डिफाइंड है ये सेट. नाउ व्हाट इज द रिलेशन हियर, लेट्स सी. आर, दिस रिलेशन आर इज डिफाइंड हियर एज x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर. देखो, अब हम इस रिलेशन के अंदर उन्हीं नंबर्स को रखेंगे, उन्हीं एलिमेंट्स को ले सकते हैं जिसका डिफरेंस भी एक इंटीजर हो. राइट, ये रिलेशन ऐसे डिफाइंड है. अब हमें चेक करना है कि कैसे वो रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं या नहीं, सिमेट्रिक बोल सकते हैं या नहीं, एंड ट्रांजिटिव बोल सकते हैं या नहीं. राइट, तो चलो हम चेक करते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे, या आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड नाउ दैट वी हैव टू चेक विद रिफ्लेक्सिविटी. ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी जैसे ही बोला आई थिंक कुछ लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया a, है ना. करेक्ट. सो हियर टेल मी, a, a belongs to R or not? क्या कंडीशन है हमारे पास, x माइनस वाई शुड बी इंटीजर. सो हियर जस्ट टेल मी, किसी भी नंबर का जब हम खुद से डिफरेंस लेते हैं तो क्या होता है, परफेक्ट, जीरो. अगर 1 माइनस 1 करेंगे तो जीरो, -1 माइनस ऑफ -1 करेंगे तो भी जीरो. दैट मीन्स किसी नंबर को अगर हम खुद से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या देता, जीरो. और जीरो इंटीजर है या नहीं है, राइट. सो दैट मीन्स फॉर ऑल द इंटीजर्स whenever we will take the subtraction of both itself, then it will be what, 0. That is always integer, right? So what we can say in generalized form, always remember, don't take the example कि 1 minus 1 ले लिया, 2 minus 2 ले लिया और 3 minus 3 ले लिया. क्या करना है हमें, generalized form में आंसर करनी है. ठीक है, तो चलो क्या करना है, पहले सबसे पहले देखो, a, a, here we can write a, a belongs to R. डायरेक्टली लिख देते हैं, for all a belongs to this set Z. Why? As. Now just see, आप बोलोगे कि आपने तो बस फॉर्मूला लिख दिया. No, we are explaining this. Look at the second line. As a minus a equals to 0 and this 0 always belong to Z. Right? Therefore, this condition is fulfilled because it is told here that ये भी हमारा integer होना चाहिए और 0 हमारा integer है. Therefore, what we can say? This shows that, or you can say hence, this relation R is, yes, reflexive. Perfect. Now we will move to second one, symmetricity. अब जल्दी जल्दी बताओ क्या करना है हमें. ओके, अब हम जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे. मैं बार बार नहीं एक्सप्लेन करूंगी क्यों लिख रही हूँ जनरलाइज फॉर्म में. a, b belongs to R. This shows क्या होगा यहाँ पे, a minus b belongs to Z. ठीक है. Now if a minus b belongs to Z, कोई इंटीजर है ये, तो टेल मी, अगर हमने माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये b माइनस a होगा या नहीं, बताओ. अगर हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या होगा, सेम है ना. कैन वी राइट लाइक दिस, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना. तो नाउ माइनस ऑफ b माइनस a विल ऑल्सो बिलोंग टू Z और नॉट. यस, इट विल बिलोंग टू Z, राइट. क्योंकि देखो, अगर माइनस को मैंने यहाँ पे कॉमन लिया है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो सेम चीजें हो जाएंगी, माइनस बी और प्लस ए, दैट मीन्स a माइनस बी ओनली. तो सेम लाइन को मैं ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ,
ठीक है। अगर मैंने ऐसे एक्सप्रेस किया तब भी वो z को ही बिलोंग करेगा, दैट मीन्स इंटीजर को ही बिलोंग करेगा, राइट। अगर हमारा ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, दैट मीन्स b माइनस a, राइट, तो इसका क्या मतलब है, दिस शोज दैट यस b कमा a विल ऑल्सो बिलोंग टू दिस रिलेशन। क्यों? बिकॉज b माइनस a जो है यहाँ पे, दैट मीन्स ऑलवेज द सब्ट्रैक्शन शुड बी इंटीजर। तो जो ये जो सब्ट्रैक्शन है उसका नेगेटिव नंबर, तो जब हम इंटीजर का नेगेटिव लेते हैं तभी वो इंटीजर के अंदर ही रहता है ना। 5 अगर इंटीजर है तो -5 भी इंटीजर है, राइट। सो दैट्स वाई दिस नेगेटिव इज ऑल्सो अंडर द इंटीजर, सो दैट्स वाई दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड फॉर ऑल a comma b belongs to yes this z, and z is nothing here but integer z, right. Therefore what we can say, therefore this relation is correct, symmetric, this relation is symmetric. अब चेक करेंगे हम क्या, ट्रांजिटिविटी। चलो अब यहाँ सॉल्व करते हैं। चलो फिर हम देखें ट्रांजिटिविटी के लिए, अगेन ए बी बी सी होना चाहिए, देन वहाँ पे ए सी को हमें सॉल्व करना है कि ये क्या फुलफिल कर रहा है। लेट्स सी, ओके, हियर फॉर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, हम लिखते जा रहे हैं बट कितना कम लिखा है, बट बोला कितना ज़्यादा है। सी दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मैथ्स, ठीक है, हमें लिखना कम होता है बट उसका समझना मीनिंग ज़्यादा होता है, राइट। हियर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है, एंड बी माइनस सी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी और जेड, वट एवर यू से, मतलब इंटीजर नंबर है दोनों ही, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दैट मीन्स a माइनस बी इज ऑल्सो इंटीजर और b माइनस सी इज ऑल्सो इंटीजर, ठीक है। अब हमारा फोकस क्या है कि हमारे पास जो होना चाहिए a c, दैट मीन्स a माइनस सी भी हमारे पास इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। वो तो हमें समझ में आ गया कि हमें आंसर क्या चाहिए। अब बताओ कि जब हम दो इंटीजर लेते हैं, कोई भी इंटीजर ले लो, जब मैंने अगर 100 लिया है, आप ले लो -5, ठीक है। अगर दो इंटीजर को हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट होता है, वो भी इंटीजर होता है, राइट, वो भी इंटीजर है ना। अगर हमने -5 + 100 किया तो क्या हो जाएगा, 95। अगर चलो -100 ले लिया +5 किया तो क्या होगा, -95, वो भी इंटीजर है, राइट। दैट मीन्स कोई भी इंटीजर का सम हमें इंटीजर ही देता है, ये फ्रैक्शन कभी नहीं देगा, है ना। तो चलो, देयरफॉर दिस शोज, ये दोनों हमारे पास कंडीशन यहाँ से आ गए, ठीक है। नाउ दिस ऑल्सो इम्प्लाइज कि अगर हम a माइनस बी प्लस b माइनस सी करेंगे, दैट मीन्स 2 इंटीजर को अगर हम ऐड करेंगे तो बताओ क्या वो इंटीजर होगा, ऑफ कोर्स होगा, अभी हमने देखा ना। सो दिस विल ऑल्सो बिलोंग टू इंटीजर z, ठीक है। जब हमारे पास ये दोनों z हो गया, अब इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा, ये b एंड माइनस बी वाला कैंसिल होगा, सो व्हाट वी आर गेटिंग, a माइनस सी बिलोंग टू इंटीजर z, देयरफॉर a comma c will also belong to this relation R for all a b c belong to z, isn't it? Isn't it very easy? कुछ नहीं किया, बस उसी को तोड़ मड़ोड़ के हमने लिख दिया और ये हो गया सॉल्व और जनरलाइज फॉर्म आ गया, राइट। therefore what we can say, therefore the relation R is yes transitive, got it। तो यहाँ पे क्या क्या आया है, द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। तो जब कोई भी रिलेशन तीनों कंडीशन फुलफिल करता है ना, तो उसको हम एक और वर्ड बोलते हैं, यस, इक्विवेलेंस। सो दिस रिलेशन इज फॉलोइंग द इक्विवेलेंस ऑल्सो। ओके बच्चों, सो नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें वही करना है, जो गिवन रिलेशन है उसके लिए हमें चेक करना है कि क्या वो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, एज वेल एज रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ओके। तो चलो चेक करते हैं, और यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशंस गिवन है, जैसे आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, ओके। सी द रिलेशन आर इन द सेट ए, ओके, यहाँ पे सेट ए इज डिफाइंड, और सेट ए क्या है, ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी एट अ पर्टिकुलर टाइम, ऐसा नहीं कि अभी के बारे में बात करें और मतलब पूरे दिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पूरे दिन के बारे में जब बात करेंगे तो क्या होगा, चीज़ें बदलेंगी। अगर सपोज मैं अभी यहाँ हूँ तो थोड़ी देर के बाद मैं कहीं और भी हो सकती हूँ, आप अगर अभी बैठे हुए हो यहाँ पे तो हो सकता है कि 1 घंटे के बाद आप कहीं और घूमते हुए मुझे मिलोगे, राइट। तो इट इज़ डिफरेंट।
सेम टाइम पे, अगर सेम टाइम की मैं बात करूँ, अगर इसी मोमेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं भी हूँ और आप भी हो, राइट? लाइक इस मोमेंट की ही बात करेंगे हम। दैट मीन्स दैट्स व्हाई इट इज रिटन एट अ पर्टिकुलर टाइम। डन? ओके, अब ये समझ गए आप रिलेशन ए का क्या मतलब है, इस पर्टिकुलर सेट ए का मतलब क्या है। ओके, इसमें वही सारी ह्यूमन बीइंग्स हैं उस टाउन के उस पर्टिकुलर टाइम में, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं एक टाउन में उस पर्टिकुलर टाइम पे। डन? ओके फाइन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ए की तरफ। इसमें क्या है, रिलेशन आर को कैसे हमने डिफाइन किया है, आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। वेरी नाइस। ओके, अब सोचो कि यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया है इस रिलेशन आर में। इस रिलेशन आर में हमने डिफाइन किया है कि एक्स वाई जो है, दो बंदे हैं कोई भी, इस ऑर्डर्ड पेयर में हमने दो बंदों को ले लिया, वो ऐसा है कि वो वर्क एट द सेम प्लेस। वो उस टाउन का बंदा तो है ही, ऑब्वियसली वो एक्स वाई जो है उस टाउन में बिलोंग करता है और वो वर्क करता है सेम प्लेस पे। मतलब उनकी जो कंपनी है या जो वर्किंग प्लेस है, जो अगर वो स्कूल में ही काम करते हैं या फिर किसी कॉलेज में काम करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं या तो फिर किसी स्टोर में काम करते हैं या फिर कहीं भी काम करते हैं, जो वर्क प्लेस है उनका वो सेम है। ठीक है, दिस इज़ आवर रिलेशन। डन? अब चेक करते हैं हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के बारे में। इसके लिए अब मुझे बताओ, इफ आई विल टेल यू अबाउट द रिफ्लेक्सिविटी, तो आप बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। चेक, हाउ टू चेक? आप बोलोगे ए, दैट मीन्स हियर एक्स होना चाहिए। अब मुझे बताओ एक्स, कोई भी इंसान तो अपने आप के साथ अगर हम उसको चेक करें कि इस रिलेशन में रिलेटेड है कि नहीं, तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे, यस, मैं अगर यहाँ काम कर रही हूँ तो मैं यहीं काम कर रही हूँ, राइट? अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो आप वहीं पे काम करोगे उस टाइम पे। ओके, ऐसा तो नहीं है कि अभी काम कर रहे हो एक ही जगह, एक ही साथ, एक ही टाइम पे आप दो जगह पे काम कर रहे हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? तो दैट मीन्स एक्स विल ऑलवेज बिलोंग टू रिलेशन आर। तो चलो हम यहाँ लिख दें इसके लिए, एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दिस शोज आर इज यस रिफ्लेक्सिव। डन? अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। अब देखो, कोई इंसान अगर किसी दूसरे के साथ, अगर एक्स एंड वाई फ्रेंड है और दोनों ही साथ एक जगह पे काम करते हैं, सेम वर्क प्लेस, तो क्या मैं इसको उल्टा नहीं लिख सकती? दैट मीन्स एक्स का वर्क प्लेस वही है जो वाई का है, तो दैट मीन्स वाई का भी वर्क प्लेस वही है जो एक्स का है। ऑब्वियसली तो क्या हो जाएगा यहाँ, दिस शोज वाई शुड ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर एक्स, इजंट इट? वाई एक्स शुड ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर, राइट? तो जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम क्या बोल देते हैं, आर इज यस सिमेट्रिक। डन? आर यू गेटिंग इट? ये क्या है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको हमें एक्सप्लेन करके ज़्यादा नहीं लिखना है, एलैबोरेट करके, ये आपको समझना है। अगर आपको लिखना भी है तो आप ऐसे लिख सकते हो। डन? तो दैट्स वाई अब क्या करेंगे चेक हम ट्रांजिटिविटी के बारे में। तो ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं? यस, अगर बताओ मुझे, इफ एक्स वाई बिलोंग टू दिस रिलेशन आर, इसका क्या मतलब है कि x का जो वर्क प्लेस है वो y के वर्क प्लेस के इक्वल है, मतलब दोनों का वर्क प्लेस सेम है। ओके, एंड अगर y x भी बिलोंग करता है उस रिलेशन, z अगर बिलोंग करता है उस रिलेशन r में, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि y का वर्क प्लेस एंड z का वर्क प्लेस सेम है। अब बताओ, जब इन तीनों के वर्क प्लेस सेम है तो वी कैन नॉट राइट कि x का वर्क प्लेस और z का वर्क प्लेस सेम है। जैसे ही हमने लिखा कि x का वर्क प्लेस और z का वर्क प्लेस सेम है, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, यस ये हो गया बिलोंग टू रिलेशन R। और जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इसका क्या मतलब होता है, द रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। वेरी नाइस। तो दैट मीन्स हमने यहाँ सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, तो हम क्या लिखेंगे, द रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। गॉट द आइडिया? दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी है। डन? गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमें क्या करना है, हियर इट इज गिवन एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। ओके, दैट मीन्स दोनों का मोहल्ला, दोनों की समझ लो कि गली, या फिर दोनों जो जिस लोकेलिटी में रहते हैं, ओके, वो सेम है। फाइन। तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो मेरे बाजू वाले घर में वो एक सेम लोकेलिटी हो गई, बाजू के बाजू वाले घर में भी सेम लोकेलिटी हो गई, राइट? तो इस तरह से जो लोकेलिटी होती है आपके घर के आसपास की जो भी है आपकी लोकेलिटी, उस लोकेलिटी में दोनों प्रेजेंट है, दोनों रहता है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें वैसे चेक करना है, तो आप मुझे बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं। आई नो सबके आंसर है येस ऑफ कोर्स, अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं यही हूँ, राइट। दैट्स वाई हियर सिंस x, x विल ऑलवेज बिलोंग टू रिलेशन R, बिकॉज कोई भी सेम लोकेलिटी में तो रहेगा तो वो ऑब्वियसली उसके साथ रिलेटिव है, ठीक है, रिलेटेड है। दिस शोज क्या होगा, R इज यस रिफ्लेक्सिव। ओके, हमने रिफ्लेक्सिव कर लिया। अब मुझे बताओ सिमेट्रिक, अगर x, y बिलोंग टू रिलेशन R है, दैट मीन्स x की लोकेलिटी y की लोकेलिटी सेम है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, y की लोकेलिटी भी सेम होगी ना x के, राइट। कुछ नहीं है, बस घुमा फिरा के आपको बस आंसर करना है, राइट। आपको चेक करें कि आप कितने लॉजिकली सोच सकते हो। ओके, सो y, x शुड ऑल्सो बिलोंग टू द रिलेशन R, तो ये है ही यहाँ पे। दिस शोज क्या होगा, R इज यस सिमेट्रिक। डन, ये भी हमने कर लिया सॉल्व। अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। अब बताओ कि इफ x की लोकेलिटी y की लोकेलिटी सेम है एंड y की लोकेलिटी z की लोकेलिटी भी अगर सेम है, क्यों मैं लिख रही हूँ ऐसे और बोल रही हूँ कुछ और, बिकॉज x, y बिलोंग्स टू R का मतलब ही है कि लोकेलिटी ऑफ x एंड y आर सेम। एंड यहाँ पे इफ y, z बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स ऑल्सो दैट द लोकेलिटी ऑफ y एंड z इज सेम, राइट। तो अगर इन दोनों की, तीनों की लोकेलिटी सेम है, तो मैं ऐसा लिख ही सकती हूँ ना कि x, z बिलोंग्स टू रिलेशन R, बिकॉज लोकेलिटी ऑफ x इज इक्वल टू लोकेलिटी ऑफ z, राइट। तो जैसे ही ये लिखा तो क्या हो गया हमारा, R इज ट्रांजिटिव। अब जैसे ही ये ट्रांजिटिव होता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो देयरफॉर रिलेशन R यस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड एज वेल एज यस ट्रांजिटिव। डन, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी है। डन, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी, R equals to given here x, y such that x is exactly 7 centimeter taller than y। अब देखो यहाँ पे हमें सिर्फ लॉजिकली चेक करना था, यहाँ थोड़ा सा मैथ्स है, ये भी लॉजिकल है बट आप यहाँ पे लिख भी सकते हो मैथमेटिकल टर्म्स में। फाइन, तो चलो चेक करते हैं इसको कैसे सॉल्व करें हम। x, y x exactly 7 centimeter taller than y। ओके, अब मुझे बताओ कि हम क्या इसमें बोल सकते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। जो यहाँ पे रिलेशन है x, y इन सच अ फॉर्म दैट जो यहाँ पे x है, मतलब पहले वाला ऑर्डर में, ऑर्डर पेयर में जो पहला वाला है वो दूसरे से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, और वो भी सेम टाइम पे। ये मत भूलो कि हमने रखा हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम पे। अगर आप किसी और टाइम की बात करो, आज या फिर 10 साल के बाद या फिर 15 साल के बाद कभी सोचो, तो हम बोल सकते कि हाँ भाई 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है। ओके, बट अगर हम किसी के बारे में बात करें उसी टाइम पे, तो ऑफ कोर्स व्हाट यू कैन से हियर, सिंस x कैन नॉट बी इक्वल्स टू x प्लस 7, है ना। क्यों मैंने ऐसे लिखा, बिकॉज सी यहाँ पे इसका क्या मतलब है, x एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, दैट मीन्स इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये कुछ नहीं बल्कि ऐसा है। रिलेशन R के अंदर हम उसको लिख सकते हैं जिसमें, इस रिलेशन R को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, अगर ये है हमारा x प्लस 7 तो दूसरा वाला x है, ठीक है, ऐसा है हमारा। ये जो कंडीशन है वो इस तरह का है, x प्लस 7 कमा x, ठीक है। और x का x क्या है यहाँ पे, ह्यूमन बींग्स एट द सेम पर्टिकुलर टाइम इन अ टाउन। ओके, तो अब हम चेक करते हैं इसके बारे में सब सारे कंडीशंस। सिंस x कैन नॉट बी इक्वल्स टू x प्लस 7, आप सबको पता है कि खुद मैं अपने आप से 7 नहीं बड़ी हो सकती हूँ, कोई भी इंसान या कोई भी बंदा 7 अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता। दिस शोज यस x, x डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन R, और जैसे ही मैंने ये लिखा दिस शोज R इज वेरी गुड नॉट रिफ्लेक्सिव। दैट मीन्स पहला वाला हमारा चेक हो गया, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हमारा दूसरा कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक। अब इसके बारे में बताओ, सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं। यस, इफ x, y बिलोंग्स टू रिलेशन R, चलो हमने अज्यूम कर लिया कि x, y दैट मीन्स दो इंसान हैं जो कि इस रिलेशन में रिलेटेड हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो जब रिलेटेड हैं तो इसका क्या मतलब हो गया, x इक्वल्स टू y प्लस हियर 7, ठीक है, यही है ना। x एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, दैट मीन्स x इक्वल्स टू क्या होगा, y प्लस 7, ठीक है। दिस शोज क्या होगा, यहाँ पे अगर हम y निकालना चाहे वैल्यू तो y इक्वल्स टू x माइनस 7। अब मुझे बताओ y इक्वल्स टू x माइनस 7 है, जो कि आप डायरेक्टली बोल सकते हो इट इज़ नॉट इक्वल्स टू x प्लस 7।
क्यों मैंने ऐसे लिखा है, ये सबको पता है कि ये होता है, बट क्यों लिखा है? बिकॉज हमें ये कंडीशन चेक करना है कि क्या मैं x, y की जगह पे y, x भी लिख सकती हूँ। अगर मैंने y, x लिखना है तो दैट मीन्स क्या होना चाहिए यहाँ पे, y शुड बी इक्वल्स टू x प्लस 7, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही ये पॉसिबल नहीं है तो मैं लिख सकती हूँ कि y, x डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन r। और जैसे ही आपने लिखा ये डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन r, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि r इज नॉट सिमेट्रिक। डन। चलो ये कंडीशन भी हमने चेक कर लिया। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ओके, लेट्स सी। इफ x, y belong to relation r and y, z belong to relation r, तो इसका क्या मतलब है? x equals to y plus 7 done and y equals to z plus 7। अब मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पे x को लिख सकती हूँ y plus 7 की जगह पे z की वैल्यू रख दूँ? तो ये क्या हो जाएगा? z plus 7 is 14 and of course that is not equals to z plus 7। बड़ा तो है z से, बट कितना? 14 सेंटीमीटर। बट यहाँ क्या लिखा हुआ है हमारे रिलेशन के अंदर? एग्जैक्टली वर्ड, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए, जो कि हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। और जैसे ही हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं होता, देन वी कैन से x, z डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन r। डन। और जैसे ये कंडीशन होता है यहाँ पे, तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव। डन। दैट मीन्स अगर इस वाले कंडीशन के बारे में हम चेक करें, तो अगर ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, तो हम बोल रहे हैं ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। गॉट द आइडिया? ठीक है, हमने चेक कर लिया कि कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। इसमें क्या करना है? r इक्वल्स टू x, y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। वेरी इंटरेस्टिंग, टोटली चेंज कर दिया हमारा लॉजिक इसने। ओके, x, y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। अब इसमें हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं। आप मुझे बताओ, कोई भी इंसान खुद की वाइफ तो नहीं हो सकती। अगर हम सिर्फ लेडी के बारे में बात करें, कोई भी ले सकता, कोई भी ह्यूमन बीइंग, तो वो कोई भी इंसान अपने आप की तो वाइफ नहीं हो सकती, राइट? तो दैट्स व्हाई हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं सिंस x, x डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन r, है ना? कोई भी x अपने आप की तो वाइफ नहीं हो सकती, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, डन। रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया। अब हमें चेक करना है सिमेट्रिक। आप मुझे बताओ सिमेट्रिक हो गया या नहीं? इफ x, y बिलोंग्स टू रिलेशन r, हमने लिख लिया, दैट मीन्स हियर x इज वाइफ ऑफ y। ठीक है, तो इसका मतलब है x इज वाइफ ऑफ y। तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट से कि वाइफ इज वाइफ ऑफ x, है ना? क्या हम बोल सकते हैं अगर x इज वाइफ ऑफ y, तो ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ पे? वाइफ इज हस्बैंड ऑफ x, राइट? दैट्स वाई वी कैन नॉट से y इज नॉट वाइफ ऑफ x, therefore y, x कैन नॉट बिलोंग टू रिलेशन r। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? ये r इज नॉट सिमेट्रिक। परफेक्ट, राइट? अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे क्या कंडीशन आप सबको पता है। मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या समझाया था, जब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व किया था? अगर वहाँ पे ए बी है बट बी सी है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव है। मतलब उसको हम चेक नहीं कर सकते, तो फिर हम बोल सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे बताओ क्या ऐसे कंडीशंस है या नहीं है? सी, इफ हियर x, y बिलोंग्स टू रिलेशन r हो सकता है, राइट? ये है, दैट मीन्स x इज वाइफ ऑफ y, इट इज़ फाइन। ऐसा हो ही सकता है, उसके अंदर कोई हम रख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर, उसमें ऐसे 2 ह्यूमन आ सकते हैं, राइट? बट क्या y के साथ अगर x इज वाइफ ऑफ y, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे y क्या है? y इज हस्बैंड, दैट मीन्स अ मेल। अगर ये हस्बैंड है तो इसका मतलब क्या है? ये किसी और की वाइफ तो नहीं हो सकता। दैट मीन्स हियर दिस शोज y, z does not belong to relation r for any z, right? This shows r is what? Is transitive. Got the idea? जैसे ही हमारे पास a b है बट बी सी नहीं है, तो हम चेक ही नहीं करेंगे कि ए सी है या नहीं है। ओके, हम क्या कह देंगे कि एज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बट वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर जेड, सो दैट्स वाई आर इज ट्रांजिटिव। सो दिस इज आवर
It is not reflexive, not symmetric, but transitive. So what we can say, अगर हम यहाँ शॉर्ट में लिखें, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, दैट मीन्स नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, बट इट इज ट्रांजिटिव. अंडरस्टूड. अब चलते हैं हम लास्ट पार्ट की तरफ. इसमें क्या करना है हमें? इसमें हमें देखना है x, y सच दैट x इज फादर ऑफ y. ओके, यहाँ पे जो x है वो फादर ऑफ y है. ओके, तो दैट मीन्स अगर हम चेक करें रिफ्लेक्सिविटी की, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि कोई भी अपने आप का फादर नहीं हो सकता, राइट? तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. आप डायरेक्टली इसको अच्छे से समझा सकते हो. सिंस x, i, x does not belong to relation R, therefore R is not reflexive. Very much understandable. ठीक है, हम आराम से समझ सकते हैं. अब चलते हैं हम सिमेट्रिसिटी की तरफ. तो सिमेट्री में क्या करना है? इफ x, y belongs to relation R, इसका क्या मतलब है? x is father of y. अगर x is father of y है तो y will be what? Either son or daughter of x, है ना? That means of course what we can say, y, x can never belong to relation R. Therefore R is not symmetric. Wonderful. अब आप ट्रांजिटिव खुद से खुद बताओगे मुझे. आप बताओ मुझे ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा. ठीक है, क्या करेंगे? इफ x, y बिलोंग्स टू रिलेशन R होता है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? x इज फादर ऑफ y. एंड इफ y, z, सपोज यहाँ हमने अज्यूम किया कि y, z भी ऐसा है, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू रिलेशन R. तो इसका क्या मतलब है? y इज द फादर ऑफ z. यही लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है. अगर x फादर ऑफ y है एंड y इज फादर ऑफ z, तो इसका क्या मतलब है? क्या रिलेशन है x एंड y में, x एंड z में? कोई भी बता देगा दैट x इज ग्रैंड फादर ऑफ z. तो जैसे ही ग्रैंड फादर होता है, दैट मीन्स इट शोज x, z डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन R. दैट मीन्स x जो है वो z का फादर नहीं हो सकता. देयरफॉर रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव. डन. तो हमारे पास क्या आ गया? अगर हम इसे भी यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें कि ये हमारा R, S और T को दिखाए, तो क्या होगा ये? R इज नॉट रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, neither reflexive nor symmetric nor transitive. Got the idea? So this is our question and this is the explanation and answer. Okay बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हों और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो. तो अगर आपको अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, जहाँ आप सीख सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. वो भी एब्सोल्युटली फ्री है पर बेस्ट है. सो थैंक यू एंड हमारे साथ बने रहो.